इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। मंडी सांसद कंगना रनौत ने प्रियंका गांधी और उनके परिवार पर तीखा राजनीतिक हमला करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी पुरानी बातों को छोड़ने की बात करती हैं, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व तो खुद अपने अतीत से घिरा हुआ है। कंगना ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता मिलने से पहले भी वोट डाला था, जो परिवार के एंटाइटलमेंट का उदाहरण है। वो कहती हैं कि चाहे चुनाव ईवीएम से हो या कागज से, कांग्रेस नेतृत्व ने कभी कानून, संविधान या देश की मर्यादा का सम्मान नहीं किया। उनके अनुसार पार्टी का अतीत और वर्तमान दोनों सवालों के घेरे में है। और क्या कुछ कहा, चले आपको सुनाते हैं। उस टाइम के बैलेट बॉक्सों को उठाकर ले जाते थे ये लोग, और आज कहते हैं कि इनको ईवीएम्स जो है वो हैक हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ, प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि छोड़ो पुरानी बातें, हम पुरानी बातें नहीं करेंगे, हम पुराने लोगों के बारे में नहीं बोलेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जो माता जी हैं वो तो आपकी अध्यक्ष है, और इस वक्त की वो अध्यक्ष है। उनकी जो है, आप देखिए, जब उनकी नागरिकता नहीं थी, जब उनके पास 1983 में नागरिकता आई, उसके कितने साल पहले से वो वोट देती आ रही हैं। तो ये जो इनका जो परिवार है, एंटाइटलमेंट से जो ग्रस्त ये इनका परिवार है, ये प्रियंका गांधी जी को भी याद रखना चाहिए। चाहे आपका भूतकाल हो, चाहे आपका वर्तमान हो, आप सब लोग, चाहे ईवीएम हो या चाहे कागज पे लिखा हो, जब आप लोगों के चरित्र में जो है किसी तरह की मर्यादा नहीं है, आप लोगों ने कभी भी इस देश का, यहाँ की कानून व्यवस्था का, संविधान का कभी आप लोगों ने सम्मान नहीं किया हुआ है। और अध्यक्ष महोदय जी, बिहार में जैसे ही एसआईआर आया, एसआईआर लागू हुआ, हमारी सरकार ने जो है कम से कम 60 लाख से ज्यादा अवैध, अब ये जो सारे अमाननीय वोट कार्ड है, ये सिर्फ घुसपैठियों के नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो माइग्रेट हो गए हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं। 60 लाख से ज्यादा। और अगर वो लोग जेन्युइन थे तो उन्होंने, किसी ने तो रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि भाई मेरा वोटर आईडी कैंसिल हुआ है। उसके उपरांत जो है 21 नए वोटर आईडी जो है उन्होंने दिए हैं। और इस तरह का एक माहौल बना बिहार में कि आज तक की सबसे ज्यादा वोटिंग जो है, 67% वोटिंग हुई। नागरिकों में ये उत्साह जगा कि जो है इस तरह की जो क्लेंजिंग प्रोसेस है वो होना चाहिए। मैं एक देशभक्त होने के नाते अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये प्रपोज करना चाहती हूँ कि हमारे देश में जो है हमेशा महीने 2 महीने बाद हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हो गए, सारे अधिकारी हो गए, हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, हम लोग उनको हर महीने 2 महीने में इलेक्शंस में जो है पुश कर देते हैं। इससे हमारे देश का बहुत ही भारी नुकसान होता है। और मैं ये चाहूंगी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि एक वोटिंग जो है डेमोक्रेसी के उत्सव के रूप में, जैसे कि दिवाली होती है, होली होती है, उस रूप में मनाया जाए। क्योंकि ये सिर्फ सरकार का ही नुकसान नहीं है, 10,000 करोड़ से ज्यादा का जो नुकसान होता है सिर्फ वही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमारे जो नागरिक भी है, उनमें जो वोटिंग फटीक है, बार बार उन्हें जागरूक करना, बार बार कई जगहों से जहां वो काम करते हैं वहां से उनको ट्रैवल करके अपने नेटिव प्लेसेस पे आना, और बार बार मार्केटिंग करके, इट इज एग्जॉस्टिंग फॉर द होल इकोसिस्टम। तो मैं ये प्रपोज करना चाहती हूँ कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को लाया जाए, और ये जो भी हमें जिस तरह की जो असुविधा होती है हर महीने 2 महीने में इलेक्शंस की, उससे जो है हम बच सकते हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बहराइच के महाराजगंज में पिछले साल हुई हिंसा और राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बता दें, इस घटना में 13 लोगों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज हुई थी। 13 महीने 26 दिन बाद आए फैसले में कोर्ट ने 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं खुर्शीद, शकील और अफजल को दोष मुक्त कर दिया गया है। दोषियों को सजा 11 दिसंबर यानी कल सुनाई जाएगी। तो महाराजगंज हिंसा मामले में कोर्ट का यह बड़ा फैसला आया है। 10 आरोपी जो है वो दोषी पाए गए हैं, वहीं 3 को अदालत ने बरी कर दिया है। तो राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या हुई थी। इस मामले में 13 महीने 26 दिन बाद कोर्ट की तरफ से यह फैसला आया है। आपको बता दें, कल इस मामले में आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी। 11 दिसंबर को यह सजा सुनाई जाएगी। तो महाराजगंज हिंसा मामले में कोर्ट का यह बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है। आपको बता दें 11 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी।
वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए महेश चंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, लगभग 26 महीने बाद इस घटना के बाद जो है वो फैसला आया है, 11 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई होगी। इसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही अहम मामला है। आज से लगभग 11 महीने और 26 दिन पहले महाराजगंज इलाके में काफी सांप्रदायिक दंगे हुए थे। उसमें रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके सापेक्ष 13 लोगों पर जो है हत्या की FIR दर्ज थी, जिसमें कोर्ट ने 10 लोगों को बरी कर दिया है, 10 लोगों को सजा सुनाई है, वहीं 3 लोगों को बरी किया है। बिल्कुल जिन 3 लोगों को बरी किया गया है उन्हें किस आधार पर छोड़ा गया है? जी, उनको इस आधार पर छोड़ा गया है कि उनका जो हत्याकांड था, उस हत्याकांड में उनका कोई भी हाथ नहीं पाया गया है। साक्ष्य जो थे उनके आधार पर यह फैसला जो है कोर्ट ने लिया है। बिल्कुल, अगर बात की जाए, क्या किसी पक्ष ने फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने की भी कोशिश की है? जी नहीं, अभी विपक्ष की ओर से तो ऐसा कुछ नहीं आया है, लेकिन जो पक्ष है, जो मृतक थे रामगोपाल मिश्रा, उनकी पत्नी रोली मिश्रा ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करते हुए न्याय की गुहार लगाई है और जो है प्रशासन से अपील की है कि जो दोषी हैं, जो उनकी पति के हत्यारे हैं, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। केवल फांसी ही उनका विकल्प है। इस तरह का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर उनकी पत्नी यानी महेश, ये माना जाए कि जो अभियोजन है उसकी मांग यही है कि कल के जो निर्णय आए उसमें उनको कड़ी सजा या उम्र कैद दी जाए। जी बिल्कुल। जो मृतक की जो पत्नी है रोली मिश्रा, उसका साफ तौर पर कहना है कि उनको उम्र कैद न देकर फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि उनके पति को बेरहमी से गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया था। तो इसका मतलब महेश, अगर बात की जाए इस फैसले के बाद से 10 आरोपी जो है उन्हें दोषी पाया गया है, इस फैसले के बाद जो परिवार है उसे किस हद तक राहत मिली है? जो मृतक का परिवार था, उसको काफी जो है इतने समय बाद, इतने लंबे अंतराल बाद इस मामले में जो है फैसला आया है, तो उसके परिवार वालों को खुशी तो हुई है कि 10 लोग थे, उन लोगों को कानून ने सजा सुनाने का जो है फैसला ले लिया है। वो 10 लोग जो है आरोपी सिद्ध हुए हैं। तो ऐसे में जो उनके परिवार वाले हैं, जो मृतक की पत्नी है, जो मृतक के परिजन हैं, उन सभी को जो है भारी खुशी हुई है और कानून के प्रति जो विश्वास है उनका बढ़ा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद महेश चंद्र इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या हुई थी और इस मामले में 13 महीने 26 दिन बाद ये फैसला आया है। 10 आरोपियों को जो है वो दोषी पाया गया है। वहीं इस मामले में 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया है क्योंकि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इसके साथ ही आपको बता दें, कल इस मामले को लेकर फैसला आना है। अब देखना ये होगा कि उन्हें उम्र कैद की सजा मिलती है या फांसी की सजा मिलती है। मूर्ति विसर्जन के दौरान जो घटना हुई थी उसमें जो है रामगोपाल मिश्रा की निर्मम हत्या जो है की गई थी, जिसमें विवेचना के उपरांत 11 लोगों को जो है नामित किया गया था और करीब 13 महीने और 26 दिन के अंदर जो है ये ट्रायल कंक्लूड किया गया और आज दिनांक को जो है उसमें 10 लोगों को दोषी किया गया है और 3 लोगों को दोषी किया गया। इसमें मेन किसको रखा गया, कुछ नाम कुछ क्लियर है? कौन जो दोषी हुए कौन है? जो दोषी हुए हैं उनमें हमीद, फहीम, सरफराज रिंकू, मोहम्मद तालिब सबलू, सैफ अली, जावेद खान, मोहम्मद जिसान राजा उर्फ साहिर, शोएब खान, ननकऊ मारूफ तथा 3 मुल्जिमान खुर्शीद, शकील अहमद बबलू, मोहम्मद अफजल उर्फ कल्लू को दोषमुक्त किया गया।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मथुरा से है, जहां मथुरा से गिरफ्तार पुलिस कर्मियों के खिलाफ बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें, हाथरस में हुई मुठभेड़ मामले में सीजेएम ने गजेंद्र सिंह की याचिका पर कार्रवाई की है। कोर्ट ने 15 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें, मामला सादाबाद, कोतवाली और एसओजी की कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। तो मथुरा से गिरफ्तारी पर यह बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। हाथरस मुठभेड़ मामले में पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 15 पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच के भी आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें, सीजेएम उत्सव गौरव ने आदेश जारी कर दिया है। फरह थाना पुलिस जो है इस पूरे मामले की विवेचना करेगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मेरठ से है, जहां आबूलेन इलाके में बीच बाजार में कार पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जहां आधा दर्जन युवकों ने एक कार को ईंट डंडों से तोड़ फोड़ कर मारपीट की थी। राहगीरों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसको इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से इस खबर को चलाई है। सदर बाजार में कल एक घटना कारित की गई थी फवारा चौक के पास, जिसमें एक i20 कार सवार चालक के साथ कुछ स्कूटी सवार युवकों द्वारा इसमें मारपीट की गई थी, गाली गलौज की गई थी तथा उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए थे। इस मामले का संज्ञान पुलिस द्वारा लिया गया था। इसमें वादी की तहरीर के आधार पर इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी कल पंजीकृत किया गया था और इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा था। इसमें पुलिस की 2 टीमें लगाई गई थी। कल ही इसमें जो सीसीटीवी फुटेज थी के आधार पर इसमें जो मुख्य आरोपी था उसे कल देर रात्रि मुकुल त्यागी उसे कल गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उससे पूछताछ में इसके 3 अन्य साथी, जिनके नाम ध्रुव, दक्ष और आदित्य हैं, इन्हें भी आज गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि जो वादी कंप्लेनेंट शुभम, ये दयानंद नर्सिंग होम है उसके सामने से निकल रहे थे, तभी इनकी ओवरटेकिंग को लेकर इनकी किसी बात पर इससे कहा सुनी हुई थी। जिसके बाद शुभम जो अपने एक महिला मित्र के साथ थे, तो इन्होंने वहाँ पर लड़ना उचित नहीं समझा और गाड़ी अपनी आगे बढ़ा दी। इन्होंने इनका गाड़ी का पीछा किया था अपने कुछ अन्य साथियों को भी इन्होंने बुलाया। पीछा करने के बाद फवारा चौक के पास आकर रोककर इन्होंने इनके साथ मारपीट की गई है। इस पूरी घटना में धारा 109 BNS की ये बढ़ाई गई है। इसमें इन चारों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब सीधे आपको ले चलते हैं लोकसभा, जहां गृह मंत्री अमित शाह अपना संबोधन दे रहे हैं। मेरा विपक्ष के नेता से एक निवेदन है कि 2 मिनट सुन ले मुझे, बाद में उनको बोलने का मौका दीजिए। मान्यवर 2 मिनट। मान्यवर, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, मैं आधी रात तक बैठने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरा भाषण समाप्त हो जाए। अरे सुनिए ना भाई, सुनो ना, 2 बड़े बोलते हैं तब बीच में नहीं बोलते। मान्यवर, मेरा भाषण समाप्त हो जाए। प्लीज नहीं। मान्यवर, मेरा भाषण समाप्त हो जाए बाद में, इसमें जितने भी मुद्दे विपक्ष के नेता खड़े करेंगे, मैं मेरी मर्यादा में इसका जरूर जवाब दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरा विनंती इसलिए है मान्यवर, एक मिनट तो उनको पूरी बात करने दें। हाँ। मान्यवर, मेरा विनंती भी मान्यवर, नो प्लीज डिबेट नहीं करते बैठे। मान्यवर, मेरा विनंती इसलिए है कि शायद वो जो मुद्दा खड़ा करना चाहते हैं उसका जवाब मेरे आगे भाषण में आ जाएगा तो मुद्दा ही नहीं बचेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं मुझे पूरा सुन लिया जाए। मान्यवर, बिहार में एक मतदाता की उम्र 34 साल बताई गई, 34 साल की है, इसको 124 साल बताया गया। सच था कि इसमें उम्र 124 बार छपी थी। बाद में मिंता देवी जी ने खुद बताया कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था और वो ऑनलाइन आवेदन करने में गलती हो गई, इसके कारण उम्र 124 बार साल छपी थी। अब इसके आधार पर मतदाता सूची पर प्रश्न कर दिए।
सुबोध कुमार नवादा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि एक राजनीतिक दल के बीएलए है, इनका नाम कभी आया ही नहीं, वो भी सच नहीं निकला। रंजू देवी रोहतास, उनको कहा कि एक कार्यकर्ता, उन्होंने बाद में रंजू देवी जी ने स्टेटमेंट दिया, जबरन बुलाकर उनकी वोटर लिस्ट से नाम काट लिया गया, ऐसा आरोप हुआ। तो रंजू देवी ने यही कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहने पर मैंने गलत जानकारी दी थी। मान्यवर, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसने जिस प्रकार का देश में माहौल बनाया, चलो ये तो मैंने आरोप जो लगाए थे और सत्य क्या है कहा, मगर मैं विपक्ष के नेता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मतदाता सूची ठीक नहीं है, इसको सुधार करना चाहिए, तो भाई गहन पुनर्निरीक्षण क्या है, एसआईआर क्या है, मतदाता सूची का सुधार करने की प्रक्रिया है, और वो कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं, पुरानी मतदाता सूची कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं। भाई मतदाता सूची पुरानी हो या नहीं, आपका हारना तय है, ये मतदाता सूची से नहीं होगा। मान्यवर, उन्होंने कहा, अपने लॉजिक के समर्थन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को कभी एंटी इनकम्बेंसी का सामना नहीं करना पड़ता। मान्यवर, एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ होती है जो जनहित के विरुद्ध काम करे। ये बात सही है कि भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का फायदा विरोध बहुत कम करना पड़ता है। हमारी सरकारें बार बार चुनकर आती हैं, चाहे राज्य में है या केंद्र में, परंतु ऐसा नहीं है कि हम 2014 के बाद एक भी चुनाव नहीं हारे। छत्तीसगढ़ में 18 में हारे, राजस्थान में 18 में हारे, मध्य प्रदेश में 18 में हारे, कर्नाटक में भी 14 के बाद हारे, तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, चेन्नई में हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे। भाई तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, तब से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो। उस वक्त मतदाता सूची का विरोध नहीं करते हो, और जब मुंह की पटखनी पड़ती है बिहार की तरह, तब मतदाता सूची का विरोध करते हो। माननीय मेरे दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे लोकतंत्र में। जब आप जीतते हो तब चुनाव आयोग महान है, जब आप हारते हो तो चुनाव आयोग निकम्मा है, बीजेपी का कहने पर चलता है। जब आप जीतते हो मतदाता सूची अच्छी है, मतदाता सूची अच्छी है, और जब आप हारते हो तो मतदाता सूची खराब है। मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं, इस प्रकार का भ्रांति फैलाए तो फैलाए, मेरा दायित्व है कि इस देश की जनता। तो लोकसभा से गृह मंत्री अमित शाह का आप संबोधन सुन रहे थे, मतदाता सूची को लेकर वो संबोधन दे रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।